हमारे ये देश जैसे सोता है, लाइट ठीक है, ठीक है, वो पहरे पर जब होता है, नहीं कराना था वैसे तो। ये देश चैन से सोता है, वो पहरे पर जब होता है, जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान को खोता है। उनकी वजह से आज सुरक्षित है ये सारी आवाम, उनकी वजह से सुरक्षित है ये सारी आवाम। सरहद पर खड़े रखवालों को मेरा दिल से सलाम, सरहद पर खड़े रखवालों को मेरा दिल से सलाम। मंच पर उपस्थित सबसे पहले तो हमारे शहीद उत्तम चंद की धर्मपत्नी सरस्वती चंद जी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पीछे हमारे पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन भानी चंद जी और हमारे अभी जिनको आप सुन रहे थे, अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग 4 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, 3 से 4 से 4 और 7:30 बजने वाला है, 3.5 घंटे हो गए हैं। मेरी माताओं बहनों को घर भी जाना होगा, काफी देर हो गई है। अब मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे विषय मेरे से पहले रेखा जी ने, हमारे गणेश जोशी जी ने और रेखा बहन जी ने, वर्मा ने तो हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है, तो उन्हीं से अपने आप को मैं सम्मत कर लेता हूँ। हमारे यहाँ विधानसभा में एक वो होता है ना, कहते हैं सब सम्मत कर लेना, उसको फिर से नहीं बोलना, तो मैं फिर से नहीं बोलता हूँ। अभी हमारे बीच में जो हम सब के बीच में पिछले 1 महीने से और पिछले काफी लंबे समय से, पिछले लगभग 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से लगातार हमारी पार्टी को, संगठन को गति देने के लिए हमारी प्रभारी के नाते काम कर रही है आदरणीय रेखा वर्मा जी, जो लोकसभा की सांसद भी हैं से बगल से, लखीमपुर खीरी के बगल से, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे प्रदेश की प्रभारी है आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, जो सैनिकों के बीच में लगातार काम करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि अपना नंबर बताया उन्होंने, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं भी अपने पिताजी का नंबर जो है, जब भी मैं कैंटीन में सामान लेने जाता था तो मुझे भी हमेशा उनका नंबर लिखवाना पड़ता था शुरू में। उनका नंबर था JC 99351, मुझे याद। गणेश जोशी जी हमारी कैबिनेट मंत्री, जो पिछले काफी समय से यहाँ लगातार आप लोगों के बीच में है, रेखा आर्यजी बहन, हमारे करावल नगर दिल्ली से कई बार जब वहां कोई नहीं जीतता है तब भी वो अजय रहते हैं। हमारे मोहल्ला बहुत हमारे यहाँ के बगल के नानेकोला क्षेत्र के विधायक है भाई डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, हमारे कैप्टन हरिचंद कापड़ी जी, हमारा संचालन करने वाले जिला पंचायत सदस्य हमारे पुष्कर दत्त कापड़ी जी, कैप्टन गोविंद बल्लभ जी, कैप्टन राजेंद्र सिंह अधिकारी जी, कैप्टन मोहन चंद कमांडो, कैप्टन चंद्रशेखर गैटोड़ी जी, कैप्टन प्रेमचंद जी, कैप्टन गगन रजवार जी, सूबेदार बुद्धि वल्लभ पांडे जी, सूबेदार देवीदत्त कापड़ी जी, कैप्टन अमर सिंह मेहरा जी, सूबेदार आनंद वल्लभ जोशी जी, हवलदार भोपाल दत्त भट्ट जी, हवलदार विक्रम खाकी जी, नायब सुमेश चंद भट्ट जी, हवलदार जंग बहादुर थापा जी, हवलदार देवीदत्त जोशी जी, सूबेदार मेजर गोपाल दत्त शर्मा जी, सूबेदार शंकर दत्त भट्ट जी, नायक प्रेम सिंह झाला जी, हवलदार आनंद वल्लभ जोशी जी, सूबेदार शंकर दत्त कापड़ी जी, सूबेदार कृष्णनंद वैद जी, नायक किशन सिंह जी, सूबेदार पूनम भट्ट जी और हमारे सूबेदार खड़क सिंह कार्की, सूबेदार मेजर खड़क सिंह कार्की जी, सदस्य राज्य सैनिक परिवार, और देहरादून से जो एक टीम हमारे सैनिकों की आई हुई है, उनका सबका नेतृत्व करने वाले हमारे शमशेर बिष्ट जी, और बहुत सारे यहाँ पर हमारे सैनिक, जो अब सैनिकों को तो मैं वैसे कभी पूर्व नहीं मानता हूँ। क्यों जोशी जी?
सैनिक तो हम सब सैनिक होते हैं, तो कभी पूर्व नहीं होते। तो हमारे सभी सैनिक, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ पर आज मैं सबसे पहले तो आज मैं 2 कार्यक्रमों में ऐसे गया जिसमें मुझे मेरा बचपन याद आ गया। एक कार्यक्रम था आज विद्यार्थी परिषद के सभी विद्यार्थियों ने कार्यक्रम किया था चंपावत, और उसमें भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जब मुझे बचपन की सारी स्मृतियां मेरे सामने आ गई। और मैंने वहां कहा कि मैं 2 कार्यक्रमों में जाने से कभी अपने को रोक नहीं पाता हूं। अब आपको क्या चुनाव का समय है, अगर चुनाव का समय न भी होता, आप लोग कभी भी मुझे बुलाते या मुझे कोई सूचना होती, तो मैं सैनिकों के हर कार्यक्रम में जाता हूं। ये गणेश जोशी जी अच्छी तरह से जानते हैं, इनके साथ गया हूं। और ये कैप्टन भानीचंद जी जो मंच पर है, काफी साहब, अब वैसे तो दूसरे वाले कैप्टन काफी साहब कहाँ चले गए, पीछे बैठे, तो आप लोग काफी समय से यहाँ पर काम करते हैं सैनिकों के बीच में। लेकिन कैप्टन भानीचंद जी ये मेरे अंकल जी भी हैं। अब इन्होंने मुझे एक टोपी लाकर वहां पहना रहे थे मुझे रोड में। अब मैंने इनसे कहा कि टोपी आप मुझे वहीं मंच पर पहनाइएगा, शायद आप लोग कम लोग सुन पाए होंगे। इनकी पलटन, इनकी जो रेजिमेंट है वो रेजिमेंट है महार रेजिमेंट। महार रेजिमेंट का सेंटर सागर में है, और मेरे पूज्य पिताजी का जो रेजिमेंट है वो भी सागर है, महार रेजिमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी और इनकी पलटन एक ही थी, 15 महार रेजिमेंट एक ही कंपनी के थे। और इन्होंने बचपन से मुझे देखा, और मैं पहले, अब तो खैर इन्होंने खटीमा में भी खरीद लिया, इनका खटीमा में भी है जमीन। पहले आप लोगों को, तुम लोगों को पता होगा, अब खटीमा का जो बाईपास निकला है ना, अब उसका नाम खटीमा बाईपास नहीं, अब उसका नाम हो गया टनकपुर बनबसा बाईपास। वो बाईपास आप ही लोगों के काम आएगा खटीमा वालों से ज्यादा। एक हमने अभी भारत सरकार से 46 करोड़ रुपए का जो बाईपास वहां पर स्वीकृत करवाया है, वो बाईपास खटीमा के अंदर आप लोग न जाए। अब आपको दिल्ली जाना है, रुद्रपुर जाना है, रामपुर जाना है, मुरादाबाद जाना है, या देश के अनेकों शहरों में जो आप पहले खटीमा के अंदर से जाते थे तो आपको 1 घंटा लग जाता था, कई बार जाम में फंस जाते थे। लेकिन अब आपको 1 महीने के अंदर सीधे वो बाईपास मिलेगा, और आप जो है खटीमा शहर में नहीं जाएंगे, आपको लगभग 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर के बाईपास से मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आप पूरा शहर पार कर जाएंगे। तो उसमें आपकी जमीन पड़ गई थी, और जब बाईपास बन रहा था तो आपकी जमीन भी थी, और आपके साथ साथ जो है वहां खटीमा में ऐसे बहुत लोग थे, कम से कम 500 से 1000 परिवार, लेकिन उनके नाम पर जमीन नहीं थी। और तो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा था। अब मैं तो इनको जानता था, पिताजी कहते थे भानीचंद साहब, भानीचंद साहब। और हमारा भी क्या था कि जब पिताजी वहां से कभी श्रीलंका में होते थे, कभी किसी बॉर्डर में होते थे, कभी सूरतगढ़ में होते थे, कभी बबीना में होते थे, तो हमारे यहाँ जो है वो सारा वहां से सामान लेकर हमारा एक कैप्टन भानीचंद अंकल लेकर, और 2 लोग बड़े खास थे उनके, ये मेरे पिताजी इनसे बड़े सुबेदार बन गए थे। हाँ, तो ये और एक कैप्टन त्रिलोक सिंह कफलिया जी, दोनों लोग उनके बहुत करीबी थे यहाँ के। कैप्टन भानीचंद अंकल यहाँ रहते हैं, और कैप्टन त्रिलोक सिंह कफलिया जी वार्ड नंबर 4 खटीमा में रहते हैं। और मुझे कब मालूम चला कि ये खटीमा में भी इनकी जमीन है करके, जब मैं देख रहा था वहां आंदोलन हो रहा था, क्योंकि जिस जमीन पर लोग काबिज थे उस जमीन का मुआवजा उनको मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके नाम पर नहीं है। हमारे यहाँ
जनजाति और सामान्य जाति की जमीनों का जो है बहुत थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है कि उनके नाम पर वो बैठे तो हैं लेकिन उनके नाम पर नहीं है। जब मुआवजा मिलने की बात आई तो मुआवजा आप कैसे मिलेगा जब आपके नाम पर नहीं है? तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ देश में और उत्तराखंड में ये पहला काम हुआ कैप्टन भानीचंद अंकल के नेतृत्व में कि जिन लोगों के नाम जमीन पर जमीन है और जो बैठे हैं उन दोनों का आपसी सहमत से इस प्रकार से समझौता हुआ कि जो मुआवजा आया वो दोनों में एक संख्या में फट गया। 10% उनको मिल गया, 90% इनको मिल गया। और वो बाईपास बना जिसमें आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को तब याद आएगा कि ये उसका सिंह धामी जो कह रहे थे कौन सा बाईपास है। तो ये खटीमा में हुआ है। अभी थोड़ी देर के लिए खटीमा की इसलिए हम लोगों ने याद कर ली। और मुझे सवेरे में कहना था कि विद्यार्थी परिषद के जब कार्यक्रम में गया था तो बचपन याद आ रहा था। और वैसे ही बचपन यहाँ पर जब एक टोपी लेकर आए और टोपी भी महारेजमेंट की लेकर आए तो इन्होंने कहा ये वाली टोपी पहनोगे कि ये वाली पहनोगे? मैंने कहा मैं महारेजमेंट की टोपी पहनूंगा क्योंकि मुझे मेरे पूज्य पिताजी की याद और उनका स्मरण इस टोपी के पहनने से होने लगा। जब मैं यहाँ आ रहा था एक बार लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में आता हूँ तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में आ रहा हूँ, किसी नेता के रूप में आ रहा हूँ। तब मुझे ऐसा लगता है कि सब में मेरे पिताजी की छाप दिखाई देती है मुझे कि वो सब मेरे गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में मुझे दिखाई देते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आज, जैसे मैंने कभी नहीं बताया, मैंने कभी किसी कार्यक्रम में भी नहीं कहा, कभी किसी से शेयर भी नहीं किया, कभी मैंने किसी से नहीं कहा। मैं बचपन में अच्छा बैठ जाओ, भारत माता की जय। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, उतना ही कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाइए। मैं इतनी बार ये पुल से थोड़ा सा आगे जाके तो ये जगुड़ा पुल है, जगुड़ा पुल से उधर को खटीमा है, इधर को चंपावत विधानसभा शुरू हो जाती है। और पहले एक जमाने में पूरा क्षेत्र एक समान यहाँ से लेके बस्तिया तक, यहाँ से लेके बस्तिया तक सब एक ही विधानसभा होती। ये खटीमा विधानसभा जब उत्तरकांडा उत्तर प्रदेश के समय में, और यहाँ पर अभी वो बीना आलिया जी और सुरेश आलिया जी बैठे थे, चले गए शायद आपके समय में वहां तक बच्चे तक होता था। तो मुझे याद है, क्योंकि मैं उस समय राजनीति में नहीं था लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो पुल के उस पार खटीमा और इस पार जो है विधानसभा चंपावत। और कितनों बार, हजारों बार यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में, चंदनी में, पंचपकरिया में, हमारे गढ़ीकोट में, वहाँ दुधनी में, हमारा जो आम बाग है, विजयी है, या कैनाल वाला ये गड्ढा चौकी जाने वाला रास्ता है, उधर ब्रह्मदेव की तरफ कितनी बार हम लोग जाते थे बचपन से। मैं शक्तिमान ट्रक में बैठ के आता था कई बार, शक्तिमान ट्रक की छत में। और जोशी जी, आपको तो सौभाग्य मिल गया कि आप सैनिक बन गए। और मैं भी सेना में जाना चाहता था, मैं भी सैनिक बनना चाहता था। और मैं 5-5 किलोमीटर रोज दौड़ लगाता था, नहर के किनारे, बिल्कुल यहाँ से लेके कभी लोहियाहाट तक, कभी झंझैया तक, वहां एक तरफ से। और कोशिश करते थे कि जो आपका एक्सीलेंट टाइम होता है 3 किलोमीटर वाला जो दौड़ होती है, 3 किलोमीटर होगा। तो मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैं इकलौता था और बड़ी बहन की भी थोड़ा तबियत खराब रहती थी। मेरे पिताजी ने मना किया, कहा बेटा तू जो है घर की देखभाल कौन करेगा। और मैंने उनकी बात मान ली। उनकी बात का मानने का परिणाम यह है कि मैं
सीधे सीधे जैसे आप सब लोग सेना में काम करके आए हैं, मैं वैसा सैनिक तो नहीं बन पाया, लेकिन आप मुख्य सेवक बन गए, इसलिए मैं अपने आप को सैनिक ही मानता हूँ। और ऐसा सैनिक मानता हूँ कि जैसे आप लोग भारत माता की सेवा में देश की सीमाओं पर देश की सरहद की रखवाली करते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए एक सैनिक के रूप में काम करूं। मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक हूं, एक सैनिक का बेटा हूं और उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दे रहा हूं। और मेरा मानना है कि कभी भी सैनिक जो है वो पूर्व नहीं होता, जैसा मैंने अभी गणेश जोशी जी से कहा था, और गणेश जोशी जी को मानना है कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता। आज हमारे सैनिक गोली का जवाब गोले से देते हैं। ये किसके कारण से संभव हुआ? पहले के समय में क्या होता था? गोली आती थी तो पता चलता था, पहले सीओ को बताया जाता था, पहले एडजुटेंट को पता लगेगा, एडजुटेंट 2IC को बताएगा, 2IC जो है अपने कंपनी कमांडर को बताएगा, कमांडिंग ऑफिसर को बनाएगा, कंपनी और जो ऑफिसर होगा वो बताएगा ब्रिगेड वालों को, ब्रिगेड वाले बताएंगे डीप वालों को, डीप वाले बताएंगे सेंट्रल कमांड को, सेंट्रल कमांड से फिर हो जाएगा सेना मुख्यालय। और उसके बाद वो फैसला होता था कि साहब आज हमारे 5 जवानों की शहादत हो गई है, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है। अब मोदी जी ने कहा, जैसे ये प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि अब किसी को कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई जवाब पूछने की जरूरत नहीं है। अगर गोली आएगी तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। किसके कारण से हुआ है बताइए आप? मोदी जी के कारण से हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी के बनने के बाद हुआ ना? नहीं। इसी तरीके से आज हम जो है, चाहे अमेरिका की बात करें या चीन की बात करें, अभी पिछले समय में देखा होगा आपने जिस प्रकार की घटना हुई, मोदी जी सीधे स्वयं सियाचिन पर चले गए। आप चाहे अमेरिका और चीन और देश का कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र हो, वो हमारे देश का लोहा मानता है कि नहीं मानता है? वो किसके कारण से मानता है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी के कारण से मानता है। पुष्कर धामी जिंदाबाद। आज कोई भी दुश्मन देश हो, कोई पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई दूसरा देश हो, हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचता है कि नहीं सोचता है? ये किसके कारण से है? देखिए, हमारी सेना हमेशा से विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना रही है। हमेशा शौर्य और वीरता का इतिहास रहा है हमारी सेना का, लेकिन उसके बावजूद भी नेतृत्व ठीक न होने के कारण से ये सब परेशानियां हमारे सामने पैदा हुई। हमारे मन में हमेशा होता था 1962 से लेकर जितने भी युद्ध हुए चीन के साथ, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। इस बार भी जब डोकलाम की घटना हुई, सियाचिन के अंदर घटना हुई, तो एक सैनिक पुत्र होने के नाते मेरे मन में बार बार ये विचार आता था कि आखिर हमारी सेना इतनी शक्तिशाली है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी युद्ध होगा तो क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि सबके दिमाग में ये बात आती होगी, लेकिन जब देश का नेतृत्व शक्तिशाली हो, इच्छा शक्ति वाला हो, संकल्प वाला हो, राष्ट्रवादी हो, तो ऐसे ही होता है। हमारी सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। जहां उन्होंने हमारे 20 सैनिक वहां पर अपनी शहादत देते हैं, तो उनके सैकड़ों लोगों को वहां पर मार गिरा दिया जाता है। पहले देश के अंदर कोई घटना होती, तमाम बम ब्लास्ट होते थे, ये सारी घटनाएं आज बंद हो गई। इसके पीछे है आज हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। आज शक्तिशाली भारत बन रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे तमाम सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करने के लिए लंबे समय से हम लोग प्रयत्न करते रहे, पूरा देश आवाज उठाता रहा, लेकिन कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त नहीं हुई। ये धारा 370 समाप्त करने का काम भी भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इसी प्रकार से अयोध्या के अंदर हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उस मंदिर के बनाने का सपना भी हमसे दूर होता जा रहा था। उस सपने को भी पूरा किसी ने किया।
भगवान रामलला को टेंट से आज एक भव्य और दिव्य उस स्थान को बनाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी प्रकार से काम हमने आज शुरू किया है। उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर समान नागरिक संहिता की बात आप सब लोगों के माध्यम से उठती रही है कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार बनेगी, नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। और नई सरकार के बनते ही हमने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया था। मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज थोड़ी देर पहले हमने माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का आज हमने गठन कर लिया है, जो सभी स्टेक होल्डरों से बात करेगी। जो लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं उन सभी से बात करने के बाद इस उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी धर्म का होगा, तो सबके लिए उत्तराखंड के अंदर अब एक समान कानून लागू होगा, एक समान कानून होगा। इसकी मांग हम लंबे समय से करते रहे हैं, इसकी हमने शुरुआत कर दी है। ऐसे हम अनेकों कार्य करने वाले हैं। भाई बहनों, जिस प्रकार से आज मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड के बारे में जो उनकी कल्पना है, परिकल्पना है, एक विचार है, उस विचार को उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने आप सब लोगों से एक सैनिक का बेटा होने के कारण से जीवन में अनुशासन सीखा है, जीवन में हमने मेहनत करना सीखा है, परिश्रम सीखा है। जो भी सीखा है वो हमने केवल और केवल ये संकल्प लिया है कि अपने उत्तराखंड राज्य के लिए लगाएंगे, 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाएंगे। भाइयों बहनों, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, वैसे सारे विषय पहले ही सबने बोल दिए। मैं आपसे केवल निवेदन करने के लिए आया हूँ। अभी आप गणेश जोशी जी कह रहे थे एक रिकॉर्ड बनना चाहिए। 96,000 यहाँ वोटर है। मैं समझता हूँ कि अब वोटों का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, और आप सब लोग वोटों का प्रतिशत बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको रिकॉर्ड बनेगा। और तो 31 मई को मतदान होना है, और मतदान के दिन आप सब लोगों को पता होगा कि कमल वाले फूल वाला बटन दबाना है, और कमल के फूल वाला बटन कौन से नंबर पर है? सबको पता है, 2 नंबर पर है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं सब सैनिकों को, सैनिक परिवारों को, मैं आपके परिवार का हूं। अब मैं चुनाव में खड़ा हूं तो सारे सैनिक चुनाव से करेंगे, सारे परिवार करेंगे। तो ये चुनाव का मेरा चुनाव नहीं है, और ये जो मैं बता रहा हूं यहां से, ये कोई मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड का एक हमारी सामूहिक यात्रा है। और ये सामूहिक यात्रा तभी उस स्टेशन तक पहुंचेगी जहां तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे जब हम लोग सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। और उसमें सबसे आगे हमारे सैनिक परिवार होंगे, हमारे सैनिकों के परिवार होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 31 मई को प्रातःकाल पहले सबने मतदान करना है। 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को, सबको उस दिन मतदान के लिए ले जाना है। घर में कोई रहना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग कह रहे कि धामी जी तो जीती रहे, सब लोग कह रहे जिता रहे, आपको ऐसे ऐसे इशारा कर रहे। मैं मानता हूं कि आप लोग जिता रहे हैं, लेकिन अभी से आप लोगों ने कहना है कि हमको जिताने के लिए 31 मई को सवेरे 7 बजे जाना है। कहेंगे ना? और सबको गिराना भी है। अभी जीतनी है, जिताना है आप लोगों ने। जब आप लोग आएंगे तभी जीतेंगे, तभी ये रिकॉर्ड भी बनेगा। नहीं तो कोई हो जाएगा कि एक बाबा जी ने भंडारा किया और उन्होंने कहा कि जो है सब लोग दूध लेके आना अपने अपने घर से, तो उसमें से एक का मन में विचार आ गया
कि सबको दूध लेके जाने वाले मैं पानी डाल देता हूँ। जब उसका ढक्कन हटाया गया तो देखा तो वहां तो जो है सभी ने दूध की जगह पानी डाल लगा था। कहाँ का भंडारा होता फिर? तो इसलिए आप लोगों ने सब लोगों ने उस दिन दूध ही डालना है, इसलिए पानी के बारे में विचार नहीं करना है। और कमल के फूल वाला बटन, कमल के फूल वाला बटन इतना दबाना है, इतना दबाना है, इतना दबाना है कि सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और इतना दबाना है कि कमल का बटन ही अंदर चला जाए। और 3 तारीख को जब रिजल्ट निकले तो यहाँ के जितने बूथ हैं, जितना हमारे विधानसभा के बूथ है, सब बूथों में से कमल ही कमल निकले, कमल की लड़ियां निकले, कमल की झड़ियां निकले, सारा कमल ही कमल हो गए, बच्चे हो गए। बनबसा के इस क्षेत्र से काफी मेरा लगाव भी है। यहाँ में मेरे गांव वहां लगा था, बहुत मेरी बहनों का यहाँ पर ससुराल है, जिनका मायका मेरे गांव में है।